हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 3 का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय संख्या 1 से लेकर के 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने सीखा समझा पार्ट फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो अब तक अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर से चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट से, ताकि आपको रियलाइज हो कि हमारे जो वीडियोस हैं आपको एक ही पर्टिकुलर वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड सभी गतिविधि, आकलन, अभ्यास कार्य और पूरा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। आपको इधर उधर बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ पर फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 11, मानचित्र की कला, दिशा और मापन। तो चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानचित्र की कला, जिसमें हम समझेंगे दिशा और मापन को देखना। मानचित्र पढ़ने से बनाने की कला तक हम समझते हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय, बाजार या दोस्तों के घर जाते हैं। हम बिना किसी की मदद की रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हमें दिशा और दूरी की समझ जरूरी है। मानचित्र अर्थात नक्शा इसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि यह किसी स्थान का चित्रात्मक रूप में सही अनुपात और पैमाने के साथ विवरण दर्शाता है। इस अध्याय में हम मानचित्र पढ़ना और बनाना सीखेंगे। निशा का घर। निशा ने अपने घर का मानचित्र बनाया है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। आप भी अपनी कॉपी में अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। कहाँ कहाँ कैसे रूम हैं, उसके आसपास के मकान, पेड़, दुकान, मार्ग आदि आप दिखा सकते हैं। पैमाना और दूरी यहाँ पर ली गई है इस नक्शे में। 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम है। जो 1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये वाला जो 1 सेंटीमीटर है, ये 3 कदम के बराबर है। जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 3 12 कदम यहाँ पर चौड़ाई इसकी है। तो इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको दर्शा रखा है। अब निशा के घर के नक्शे को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। जैसे गाय बैल की कोठरी जो है 4 जो सेंटीमीटर है वो तो चौड़ी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर लंबाई है। इसी तरह से छोटे कमरे को अगर देखते हैं हम, 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दोनों जो है लंबाई चौड़ाई इस तरह से है। इसी तरह से रसोई का देखिए, रसोई में 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह बड़े कमरे की लंबाई है 1 2 3 4, लगभग 4 के बराबर है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बड़ा कमरा की जो चौड़ाई है वो 4 के बराबर है, ठीक है, चौड़ाई। और लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबाई है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लंबाई चौड़ी यहाँ पर देख सकते हैं। नीम के पेड़ दे रखे हैं 3, आम के पेड़ दे रखे हैं 4, और ये टोटली निशा के घर का नक्शा है। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय का नक्शा भी बना सकते हैं। अब गतिविधि में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं गतिविधि को। गतिविधि 1 में कहा गया है निशा के घर के नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं बतानी है। देखिए खिड़कियां आपको दिख रही हैं, ये जो खिड़कियां नजर आ रही हैं इनके बारे में बताना है आपको। अगला, कितने नीम के पेड़ हैं, तो नीम के पेड़ आपको देखिए दिख रहा है यहाँ पर, ये नीम के पेड़ हैं। इसी तरह से आपको बताना है कितने आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ दिख रहे हैं, ये आम के पेड़ हैं, ठीक है। तो आंसर देखेंगे हम, कुल कितनी खिड़कियां हैं? 3 खिड़कियां। कितने नीम के पेड़ हैं? 3 नीम के पेड़ हैं। और कितने आम के पेड़ हैं? 4 आम के पेड़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया गतिविधि। अगला है नक्शा पढ़ने की कला। तो निशा के घर के नक्शे में पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम। यदि कोई 6 सेंटीमीटर दूर है तो वास्तविकता में वह 18 कदम दूर होगा या होगी। नक्शे से दूरी जानो, गतिविधि 2 में है। यदि मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेंटीमीटर दूर है तो कितने कदम होंगे? यदि गाय बैल की कोठरी से विद्यालय का द्वार 100 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो रसोई तक दूरी के पैमाने को समझेंगे। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम। वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे, यदि मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेंटीमीटर दूर है तो वास्तविक दूरी होगी 5 × 3 15 कदम वास्तविक दूरी होगी रसोई तक की। विद्यालय तक की दूरी को समझेंगे, 1 सेंटीमीटर 3 कदम। वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए हम गाय बैल की कोठरी से विद्यालय का द्वार 100 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए करेंगे 100 × 3 अर्थात 300। तो विद्यालय तक की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 300 कदम होगी। अभ्यास 1 में देखिए क्या कहा गया है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितनी रसोइयां हैं,
ठीक है, तो रसोई तो एक है। बड़े कमरे जितनी जगह में कितनी रसोइयाँ बनेंगी? गाय बैल की कोठरी में कितनी रसोइयाँ बनेंगी? यदि बागोड़ से घिरे पूरे क्षेत्र में रसोई जितने कमरे बनाए जाएं तो कितने कमरे बन सकते हैं? यदि छोटे कमरे जितने कमरे बनाए जाएं तो बागोड़ अर्थात बाड़ा, जिसको कहा गया गाय बैल की कोठरी, के अंदर कितने कमरे बन सकते हैं? यहाँ पर बागोड़ बाड़ा क्या है? गाय बैल की कोठरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है आगे, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। देखिए, तो ये देखिए, गाय बैल की कोठरी को आपको बागोड़ या बाड़ा भी बोला जा सकता है, तो इसका एक ही अर्थ है। ठीक है, या तो गाय बैल की कोठरी बोल दीजिए या बाड़ा बोल दीजिए, जहाँ पर गाय बैल बंधे रहते हैं। इन सवालों को आपने कैसे हल किया, इन्हें हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि रसोई और छोटे कमरे में से कौन अधिक लंबा है? बड़े कमरे और कोठरी में से कौन अधिक लंबा है? बड़े कमरे और कोठरी में से कौन बड़ा है? निशा के घर के नक्शे में क्या क्या हो सकता है? तो एक बार हम मानचित्र को देखेंगे। देखिए, चौड़ाई में आपको कौन सा लंबा दिख रहा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है? चौड़ाई में देखिए बड़ा कमरा जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 लगभग 4 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर दिए गए। तो कितनी रसोइयाँ हैं? एक रसोई नक्शे के अनुसार। अब क्वेश्चन है कि बड़े कमरे जितनी जगह में कितनी रसोइयाँ बनेंगी? तो देखिए, आप कमरे का क्षेत्रफल रसोई की क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बड़े कमरे जितनी जगह में लगभग 4 रसोइयाँ बन सकती हैं। आप मैप देख के कर सकते हैं इसे सॉल्व। गाय बैल की कोठरी में कितनी रसोइयाँ बनेंगी? तो नक्शे के अनुसार गाय बैल की कोठरी का क्षेत्रफल रसोई के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना है, इसलिए गाय बैल की कोठरी में लगभग 4 रसोइयाँ बन सकती हैं। यदि बागोड़ से घिरे, यानी जो गाय बैल की कोठरी है से घिरे पूरे क्षेत्र में रसोई जितने कमरे बने तो कितने बनेंगे? 4 कमरे। यदि छोटे कमरे जितने कमरे बनाए तो बागोड़ के अंदर कितने कमरे बन सकते हैं? गाय बैल की कोठरी शामिल है तो बागोड़ क्षेत्र में, तो यदि छोटे कमरे के आकार के कमरे बनाए जाएं तो बागोड़ के अंदर लगभग 2-3 छोटे कमरे बन सकते हैं। इन सवालों को आपने कैसे हल किया, हल करने के और कितने तरीके हो सकते हैं? तो तुलनात्मक विधि से हल करा हमने हर कमरे का आकार रसोई या छोटे कमरे से तुलना करके गिना। माप विधि से भी हम कर सकते हैं, नक्शे में लंबाई चौड़ाई नाप करके गुना करना, जैसे क्षेत्रफल निकालना कर सकते हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कमरों की लंबाई और आकार की तुलना करनी है आपको। रसोई और छोटे कमरे में से कौन अधिक लंबा है? छोटा कमरा लंबा है। बड़े कमरे और कोठरी में से कोठरी अधिक लंबी है। बड़े कमरे और कोठरी में से बड़ा कमरा अधिक बड़ा है, क्योंकि चौड़ाई में वो अधिक है। निशा के घर के नक्शे में संभावित अतिरिक्त चीजें क्या क्या हो सकती हैं? यह तो हमने देखिए रूम, रसोइयाँ, ये देखिए यहाँ पर। अब और क्या क्या इस नक्शे में इंक्लूड वो कर सकती है, वो हमें लिखना है। तो देखिए, इस नक्शे में क्या क्या और लिख सकते हैं हम, तो देखते हैं आंसर। देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर शौचालय बाथरूम, स्नान घर टॉयलेट, बरामदा या आंगन, अतिथि कक्ष जो गेस्ट रूम होता है, भंडार कक्ष स्टोर रूम बना सकते हैं, सीढ़ियाँ घर अगर बहुमंजिला है तो, बगीचा या खाली जगह को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब यदि निशा के घर में रसोई के पीछे छोटा बगीचा हो, यदि निशा के घर की 4 दीवारी पर वृक्ष लगे हों, अन्य वस्तु भी सोचकर लिखो, उनके लिए कोई चिन्ह सोचो जो नक्शे में हो सकती हैं। तो देखिए, इन सभी वस्तुओं को निशा के घर के नक्शे में जोड़ना है आपको, तो इनके लिए क्या निशान हो सकते हैं? देखिए, लौकी की बेल के लिए इस तरह का निशान, रसोई के लिए इस तरह का, चिमनी जिसमें लगी हुई है, वृक्ष इस तरह से, और बगीचा इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। अब अभ्यास 2 में और आप नक्शे में ये भी जोड़ सकते हैं, रसोई में एक खिड़की, गाय बैल की कोठरी में एक और दरवाजा, बागोड़ के बाहर 9 पेड़, 4 आम के और 5 नीम के दर्शाने हैं। बड़े कमरे में 1 तथा घर के सामने 3 बच्चे बनाने हैं। रास्ता बनाना है छोटे कमरे से गेट तक का, बड़े कमरे से नीम के पेड़ों तक का, गेट से घुसकर गाय बैल की कोठरी में जाने का रास्ता, गेट से छोटे कमरे में कौन कौन से रास्ते जा सकते हैं, वो आपको रास्तों से जा सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो एक तरह से एग्जाम्पल आप इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लौकी की बेल और गाय बैल की कोठरी, छोटा कमरा, रसोई, बड़ा कमरा, बच्चे देखिए यहाँ पर 1 दर्शाना था बड़े कमरे में, बाहर 3 गेट के और 3 दर्शाने थे, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। बगीचा दर्शा सकते हैं, आम के नीम के पेड़ दर्शा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 9 पेड़ दर्शाने हैं, 4 आम के, 5 नीम के, 5 नीम के जोड़ने हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 नीम के यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एक और पेड़ जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 आम के तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, तो 2 नीम के पेड़ और ऐड करने हैं आपको। इसी तरह से निशा के घर की जो बागोड़ है की लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको लिखनी है। तो देखिए, बागोड़ जो गाय बैल की कोठरी है उसे बोला गया है, तो लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है, हमने निकाली थी, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब क्या तुम बता सकते हो निशा की बागोड़ लगभग कितने कदम लंबी होगी? तो देखिए,
8 × 3 कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 3 कदम के बराबर बताया था, तो 24 कदम हो जाएंगे 8 × 3। और कितनी चौड़ी हो जाएगी, तो 4 × 3 12 कदम। इसी तरह गाय की कोठरी, छोटे कमरे और बड़े कमरे की लंबाई चौड़ाई लगभग कितने कदम है, तो पता करके लिखो। तो गाय की कोठरी का तो हमने बागोड़ का तो देख ही लिया है। अब छोटे कमरे की अगर नाप निकालते हैं तो नक्शे में छोटे कमरे की लंबाई लगभग 3 है। वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9 कदम। नक्शे में छोटे कमरे की चौड़ाई लगभग 3 है, तो वास्तविक चौड़ाई हो जाएगी 9 कदम। ठीक है, इसी तरह से बड़े कमरे की माप निकालेंगे। नक्शे में बड़े कमरे की लंबाई लगभग 8 है, तो वास्तविक लंबाई 8 × 3 24 कदम हो जाएगा। नक्शे में बड़े कमरे की चौड़ाई लगभग 4 है, तो वास्तविक चौड़ाई यहाँ पर 4 × 3 12 कदम होंगे। निशा के घर में एक और कोठरी बनाने की सोची, 9 कदम लंबी और 9 कदम चौड़ी। तो इस कोठरी को निशा कहाँ बनाए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक बराबर है, तो वर्गाकार कोठरी बनेगी। तो कोठरी बनाकर भी दिखाना है आपको। याद रहे, कमरे में 3 कदम नक्शे में 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो ये कोठरी गाय बैल की कोठरी के पास में बाड़े की एक कोने में बनाई जा सकती है। ठीक है, नक्शे में कोठरी का आकार आपको 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर बनाकर दिखाया जा सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम है, 9 कदम बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से ये नक्शा तो दे रखा था हमें एक छोटी सी कोठरी और बनानी है जो वर्गाकार रूप में बनेगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये निशा के घर का नक्शा हो गया जो कि आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको एक और कोठरी बना करके दर्शानी थी, जिसकी लंबाई देखिए 9 × 9 यानी वर्गाकार है। तो देखिए, इस तरह से हो जाएगी लंबाई चौड़ाई। अब आगे पढ़ेंगे नक्शे के उपयोग और निर्माण। तो जब हम एक बड़े मानचित्र को छोटा करके बनाते हैं तो उसे आनुपातिक लघुकरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन जो परिभाषा है कि जब हम एक बड़े मानचित्र को छोटा करके बनाते हैं तो उसे आनुपातिक लघुकरण कहा जाता है। इसके लिए पैमाने का सही उपयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ निशा के घर के नक्शे को छोटा करके बनाया गया है। अपने विद्यालय के नक्शे को इसी प्रकार और भी छोटा करके बनाकर देखो। तो इसी प्रकार जैसे निशा का घर दे रखा है, इसी प्रकार से आप अपने विद्यालय का जो क्लासरूम वगैरह है, नक्शा जो है वो आप बना सकते हैं। तो गतिविधि 3 में क्या है, अपना नक्शा बनाओ। तो अपने गांव का एक छोटा सा मानचित्र बनाना है। उत्तर दिशा की को सही रूप से चिन्हित करना है। अपने घर, विद्यालय, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करना है। नक्शे में पेड़, सड़क, नदियों के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना है। देखिए कि यहाँ पर विलेज का मैप दे रखा है, जिसमें छोटे छोटे गांव भी दे रखे हैं, नदी दे रखी है, नदी के ऊपर पुल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो आपको एक नक्शा बनाना था अपने गांव में, जिसमें उत्तर दिशा को सही रूप से चिन्हित करना था। बाजार, घर, विद्यालय दर्शा सकते हैं। पेड़, सड़क, नदियों के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्ह को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर नक्शा बनाया है, जिसमें आपको विद्यालय दिख रहा है, पार्क दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, नदी के ऊपर पुल है। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं पूरे एक गांव का मानचित्र। आप यहाँ पर कुछ और भी जोड़ सकते हैं जो आपको जोड़ना हो। तो ये डन होता है आपका मानचित्र। अब देखिए, समझते हैं इस नक्शे को कि इसकी तरफ क्या कहा गया है। जो ये नक्शा दे रखा है, इसमें क्या कुछ कहा गया है, तो इसे समझेंगे। पैराग्राफ पढ़कर नक्शा समझे। तो इस नक्शे को आपको पैराग्राफ पढ़ करके समझना है। हसीपुर से उत्तर की ओर चलो। आपको हसीपुर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ब्रॉड करके दिखा देती हूँ। हसीपुर देखिए, आपको ये दिख जाएगा। तो ये हसीपुर है। ठीक है, अब हसीपुर से कहाँ की ओर चलना है वो देखते हैं। हसीपुर से उत्तर की ओर चलना है। उत्तर दिशा आपको दे रखी है ऊपर की ओर। ठीक है, 1.25 घंटे बाद दूधी नदी मिलेगी, जैसा कि नदी आपको दिख रही है, जिसे पुल से पार करना है। पूर्व दिशा में मटकुली गांव आएगा। मटकुली गांव दिख रहा है पूर्व दिशा में, तो ये इसके है ना पूर्व दिशा में है यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर जाएंगे तो मटकुली गांव आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको करना है। आगे 1.5 घंटे चलकर पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़क मिलेगी, जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ना है। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर आएगा। यहाँ पर मटकुली गांव पूर्व में आएगा और मटकीपुर आएगा दक्षिण में। यहाँ आप आराम कर सकते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ो तो 1 घंटे बाद गोंदा गांव मिलेगा। इसे पार कर आगे एक और पुल मिलेगा जो दूधी नदी पर है। पुल से पहले उत्तर में उतरकर नाव के मल्लाह को 20 रुपये दो और 1 घंटे में लबडब पहुंच जाओगे। लबडब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए लबडब है जो कि नदी के बीच में है, ये रहा। ठीक है, ये लबडब है। तो यहाँ तक पहुँचना है टोटली मिला करके। अब लबडब पहुँच जाओगे। लबडब से नाव लेकर वापस आओ और पुल तक पहुँचो। पुल के पश्चिम में पान तलाई है।
पर उधर मत जाना। गोंदा गांव से दक्षिण की ओर चलोगी तो आधे घंटे बाद एक पुल आएगा, उस पुल को पार कर आधे घंटे बाद पीपलगोटा गांव पहुंचना। पीपलगोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलने पर रायपुर गांव मिलेगा, वहां कुछ देर रुक करके वापस हसीपुर निकलो। रायपुर से पूर्व की ओर चलो, रास्ते में पीपलगोटा, फिर आधे घंटे बाद बस्सी गाँव मिलेगा। बस्सी से पूर्व में आधे घंटे और चलकर एक सड़क मिलेगी, वहां बरगद का पेड़ दिखेगा, इस सड़क पर दक्षिण में मुड़ना है। 1 घंटे बाद चौराहे पर हसीपुर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर आपको हसीपुर पहुंचने से लेकर के हसीपुर से जहाँ जहाँ गांवों में घूमा है वो बताया गया है। तो अब आपको क्या करना है, अभ्यास 3 में निर्देश पढ़कर आप सभी गांवों के नाम नक्शे पर दर्शा सकते हो। हसीपुर, लबडब, बख्शी नक्शे पर लिखा है ऑलरेडी। बाकी गांव के नाम है मटकुली, मटकीपुर, गोंदा गांव, पानतलाई, पीपलगोटा और रायपुर। इन नामों को नक्शे पर लिखना है। नदी का नाम भी नक्शे पर लिखना है। नक्शे पर कई वस्तु बनी है, कई छूट गई हैं, आप इन्हें नक्शे में जोड़ सकते हैं। मटकीपुर से गोंदा गांव जाने वाली सड़क के दक्षिण में 2 खेत, गोंदा गांव से पीपलगोटा जाने वाली सड़क के पश्चिम में एक कुआं। तो देखिए, इस तरह से न्यू मैप जब हम तैयार करेंगे जिसमें कुआं भी दर्शे, आपको 2 खेत भी दिखे, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए, पानतलाई, गोंदा गांव, बस्सी, मटकुली, नदी जो है वो आपको दर्शानी है नाम लिख करके। लबाडब तो आपको ऑलरेडी पहले से गिवन था, तो आप यहाँ पर वापस से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से पूरा आपका मैप बन जाएगा। मटकीपुर को भी आप दर्शा सकते हैं इसी तरह से। तो ये पूरा आपका गांव का मैप हो जाएगा, जिससे आपको ये निर्देश पढ़ते हुए करना है। आगे गतिविधि 4, थोड़ा सोचना है कि जसराज और निशा के घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, मानचित्र खींचने के लिए पैमाने को आपको मानना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मानचित्र में उनके घरों के बीच की दूरी कितनी होगी, अपनी कॉपी के कागज पर स्केल की सहायता से दूरी ज्ञात करके देखो। इसे सदैव ध्यान में रखो कि दिशाएं उपदिशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली है, क्योंकि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है, सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। ये मनुष्य ने बनाया है। सूर्योदय तो पहले से होता आ रहा था, तो इसका मुख्य आधार जो दिशा मानने का है वो इन्हीं के आधार पर लिया गया है। तो अब आपको देखिए, जसराज का घर और निशा का घर दर्शाना है, जिसमें देखिए 10 सेंटीमीटर हम दर्शा सकते हैं। 10 सेंटीमीटर यानी 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर में बनाएंगे तो हमारा पूरा मैप नहीं बन पाएगा। तो एक चित्र के रूप में दर्शाने के लिए हम इस तरह से 10 सेंटीमीटर दर्शा सकते हैं। तो ये निशा और जसराज का घर हो गया। ठीक है, जिसे आपको करना था। तो देखिए, यहाँ पर दूरी नक्शे पर 10 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न के अनुसार असली दूरी 10 किलोमीटर है। पैमाना आपने माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इस तरह से दर्शा देंगे। ठीक है, अब ये तो डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो भी गतिविधि आकलन आए थे, अभ्यास कार्य आए थे। अब देखते हैं आपका चैप्टर का अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, हसीपुर की किस दिशा में मटकुली है, गोंदा गांव की किस दिशा में मटकीपुर है, बस्सी की किस दिशा में पीपलगोटा है। तो हसीपुर की किस दिशा में मटकुली है, हसीपुर से उत्तर की ओर चलकर दूधी नदी पार करने के बाद पूर्व दिशा में मटकुली गांव आता है, यानी पूर्व दिशा में। गोंदा गांव की किस दिशा में मटकीपुर है, पैराग्राफ के अनुसार मटकीपुर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर गोंदा गांव मिलता है, यानी पूर्व की ओर गोंदा गांव से। और बस्सी की किस दिशा में पीपलगोटा है, रायपुर से पूर्व की ओर चलने पर पीपलगोटा, और फिर बस्सी गांव मिलता है, उत्तर आ जाएगा इसका पश्चिम दिशा। भोलाराम को पीपलगोटा से मटकीपुर जाना है। आप उन्हें जाने का रास्ता समझाने के लिए नक्शा बनाइए। आपको स्टेप करनी है, पीपलगोटा से रायपुर, पीपलगोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलने पर रायपुर गांव मिलेगा, रायपुर से हसीपुर, तो रायपुर से वापस हसीपुर निकलो। स्टेप 3 में हसीपुर से मटकुली, हसीपुर से उत्तर की ओर चलो, 1.25 घंटे बाद दूधी नदी मिलेगी, जिसे पुल से पार करो और पूर्व दिशा में मटकुली गाँव आएगा। अब मटकुली से मटकीपुर, मटकुली से आगे 1.5 घंटे चल करके पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़क मिलेगी, जहां पश्चिम की ओर मुड़ना है। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर आएगा, जहां आराम कर सकते हो। तो इसका उत्तर आपको पीपलगोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलकर रायपुर गांव पहुंचे, वहां से वापस हसीपुर निकले, हसीपुर से उत्तर की ओर चलकर दूधी नदी पार करें, पूर्व में मटकुली गाँव आएगा। मटकुली से आगे 1.5 घंटे चलकर पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़क पर पश्चिम की ओर मुड़े, और कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर पहुंच जाएंगे। तो आपको ये पूरा रास्ता बताना है, जिसे आप इस तरह से मैप में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नदी है आपकी, और आप इस तरह से यहाँ पर दर्शा सकते हो रास्ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दर्शाना है। तो आपको 2 यहाँ पर आपको जो मैप दिख रहा है वो रेड कलर की जो लाइन है वो दिख रहा है, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम।
तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके गांव या शहर के आसपास कौन कौन से गांव हैं। तो आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, जो भी गांव है आपका या शहर है, जहां से भी बिलोंग करते हो, आपको उस क्षेत्र के आसपास कौन कौन से गांव है वो बताने हैं। आपके गांव के सबसे पास कौन सा शहर है, अगर गांव में रहते हैं तो वो बताना है, या तो शहर में रहते हैं तो आसपास के गांव कौन कौन से वो बताने हैं। कितनी किलोमीटर दूर है, कितनी दूर है और किस और है। आपके गांव या शहर के उत्तर में कौन से गांव हैं। आपके गांव या शहर की दक्षिण दिशा की ओर एवं पश्चिम दिशा की ओर क्या है। आपके गांव या शहर के पास कौन सी नदी बहती है। तो जैसे मैंने जयपुर का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ, तो जयपुर के स्थान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर इस तरह से हो जाएंगे कि जयपुर के आसपास कई गांव हैं, जैसे कि सांगानेर, बगरू, चाकसू, आमेर, जमवा, रामगढ़, फागी, कोटखावदा आदि। आपके गांव के पास कौन सा शहर है, कितनी दूर किस ओर है। तो जयपुर स्वयं एक बड़ा शहर है। इसके सबसे पास के बड़े शहर अजमेर लगभग 135 किलोमीटर, टोंक दक्षिण में लगभग 95 किलोमीटर, सीकर उत्तर पश्चिम में लगभग 115 किलोमीटर है। तो आपके गांव या शहर के उत्तर में कौन सा गांव है। तो देखिए जयपुर के उत्तर में स्थित कुछ गांव और कस्बे हैं, जैसे सामोर, मनोहरपुर, चंदवाजी, चौमू आदि। अगला है आपके गांव या शहर की दक्षिण दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर क्या है। तो जयपुर की दक्षिण दिशा में टोंक जिला है, पश्चिम दिशा में अजमेर जिला और नागौर जिला स्थित है। आपके गांव या शहर के पास कौन सी नदी बहती है। जयपुर के पास मुख्य रूप से बाणगंगा नदी बहती है, जो बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा टून नदी भी इसी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो ये आपके गांव या शहर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आप क्या करोगे, आपको बताना है। यहाँ पर रंजना और जूली सैर के लिए किसी दूसरे गांव आई हैं। उन्हें उनके रहने के स्थान से उद्यान की ओर जाना है। उनके पास उस मार्ग का मानचित्र भी है, जो कि आपको दिख रहा है। उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में उनकी सहायता कीजिए। उनके रहने के स्थान से उद्यान किस दिशा में है, उसे खोजने में उनकी सहायता कीजिए। तो जो पिंक कलर में, हल्का पिंक कलर है, जो वो दिखा रहा है होटल को, और रेड कलर का जो बॉक्स है वो दिखा रहा है कार्यालय। मध्यवर्ती बाजार दिख रहा है आपको, ये पर्पल कलर में। बस स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पर गोलाकार जो है वो बस स्टॉप है पिंक कलर में। ग्रीन जो दिख रहा है वो है उद्यान, और यहाँ पर जो ब्लैक निशान है वो है निवास स्थान रंजना और जूली का। ठीक है, अब आपको उद्यान, उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी दिखानी है, दूरी ज्ञात करके बताना है। तो और किस दिशा में है उद्यान। तो एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, काफ़ी बड़ी जगह को हम छोटे रूप में देख सकते हैं मानचित्र की सहायता से, जैसे सूक्ष्मदर्शी बड़ी छोटी वस्तुओं को बड़े करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उद्यान तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में सहायता के लिए हम मुख्य सड़क पर पहुंचेंगे। निवास स्थान से मुख्य सड़क पर जाएं, दिशा का पालन करेंगे, मुख्य सड़क से दक्षिण पूर्व दिशा में चलेंगे, उद्यान तक पहुंचेंगे। दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए हरे रंग के उद्यान तक पहुंचना होगा हमें। तो दूरी का अनुमान लगभग यहाँ पर मानचित्र ये दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर आती है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उद्यान की दिशा कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ पर देखिए उनके रहने के स्थान से उद्यान दक्षिण पूर्व दिशा में है। इस प्रकार रंजना और जूली अपने निवास स्थान से उद्यान तक आसानी से पहुंच सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रंजना और जो जूली है वो कैसे पहुंचेगी। यहाँ पर आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दे रखा है। तो इस तरह से आपका जो दिशा निकलेगी यहाँ पर उद्यान की, वो देखिए दक्षिण पूर्व निकलेगी। ठीक है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व है, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पर जो बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में है इनके, तो ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब यहाँ पर दक्षिण पूर्व आएगा, तो उद्यान दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, मैप देखे हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।